सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तो ब्रेक पे जाने से जस्ट पहले, जी हाँ, जस्ट कुछ क्षण पहले हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस करे टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। ये टाइप्स ऑफ थ्रेड्स हमको कैसे याद रहेंगे? तो जो बॉडी के थ्रेड्स दूर भगाए उसको क्या कहते हैं? साफी। तो साफी का क्या मतलब था? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड। ए फॉर एडवोकेसी थ्रेड। बोलो 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 बोलो। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड, एडवोकेसी थ्रेड, फेमिलियरिटी थ्रेड और इंटीमीडिएशन थ्रेड्स। इन 3 4 5 थ्रेड्स की हमने बात की थी। बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बट सॉल्यूशन की है बात। एंड सॉल्यूशन में हम डिस्कस करेंगे सेफगार्ड्स के पॉइंट। तो फटाफट आ जाओ अपने नोट्स पे। एंड नोट्स पे हम डिस्कस करते हैं सर सेफगार्ड्स क्या क्या है। तो इफ आई टॉक अबाउट द सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस ना, ये क्या है सर? ये बड़ा ना फ्रॉड टॉपिक है सर। फ्रॉड टॉपिक क्यों है? ये पूरे टॉपिक में ना आप पढ़ोगे मेरे साथ सेफगार्ड 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 सेफगार्ड, आप मेरे साथ पढ़ोगे, बट एक्चुअल में किसी सेफगार्ड की बात ही नहीं कर रखी। देखना चाहेंगे? हाँ सर, हाँ बताओ क्या कहता है सर? कह रहे पब्लिक का ऑडिटर के अंदर कॉन्फिडेंस होने के लिए, फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस इन ऑडिट, इट इज एसेंशियल दैट द ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटीज दे आर ऑडिटिंग। जिस भी एंटिटी का वो ऑडिट कर रहे हैं वो उससे इंडिपेंडेंट रहे। क्या ये बेसिक बात कर दी? हाँ सर, हाँ, बड़ी ही बेसिक बात करी। तो इन्होंने कहा ऑडिटिंग के साथ हमको इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए हमको क्या चाहिए? कह रहे एक चाबी चाहिए। सर चाबी का क्या मतलब है? की। सर कितना गंदा जोक मार। अब ये गंदा जोक तुमको जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है? इंडिपेंडेंट रहने के लिए क्या चाहिए? सर हमको चाहिए चाबी। चाबी का मतलब है की यानी की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। जरा बताना की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या थे जो आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं? फटाफट बताओ चैट बॉक्स में। व्हाट वर द की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? कोई लड़की है जब वो हंसती है, यार कोई प्रोफेशनल है जब वो ऑडिट करता है। क्या थे वो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल जो घर बैठे गूगल ड्राइव में देख रहे हैं? आप अपनी नोटबुक में अभी अभी लिखिए, और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं फटाफट बताओ चैट बॉक्स में, व्हाट आर द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं? जल्दी से बताओ। लेट्स सी हु गेट्स इट राइट। थोड़ा सा जोर डालो, दिमाग चलेगा। जल्दी से बताओ। कोई प्रोफेशनल की फुल फॉर्म तो बताओ। इससे कोई प्रोफेशनल में नंबर नहीं देगा। हमको तो 5 में से 5 चाहिए ना। वेरी गुड। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। आगे आगे का बताओ। सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। वेरी गुड मेघा। अदर्स जल्दी से बताओ। प्रोफेशनल से 2 पॉइंट निकालेंगे। क्या क्या है 2 प्रोफेशनल पॉइंट? नाइस नाइस नाइस। Professional competence and due care. Very, very good. Attain and maintain professional competence. Act with diligence and professional behavior. Very, very important. कोई ऐसी चीज नहीं करनी जिससे हमारे प्रोफेशन पे डिस्क्रेडिट आए। सो यही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को आपने ध्यान में रखना है। सर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में इन्होंने सारे प्रिंसिपल्स नहीं लिखे, इन्होंने बस आई और ओ लिखा है। तो आई और ओ में आपने याद रखना है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और सर ये क्या आ गया? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो आपको भी क्या लगा सर? हमको लगा शॉक। तो शॉक क्यों लगा? क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में तो हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पढ़ा ही नहीं। प्रोफेशनल पढ़ा था, कोई प्रोफेशनल, बट उस प्रोफेशनल में क्या था सर? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस था, प्रोफेशनल बिहेवियर था, बट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो नहीं था। तो आप क्या बोलोगे ना? आप बोलोगे अयो ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहां से आया? बोलो बोलो मेरे साथ, अयो ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहां से आया? तो इस तरह से आप याद रखना, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी इज अयो। फिर आप बोलोगे कि प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं, हम बात करेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की। थोड़ी सी देर में बस ये टॉपिक आने ही वाला है, थोड़ी सी देर में, कुछ क्षण में टॉपिक आने वाला है, घबराओ मत, अभी आएगा। अयो वेरी वेरी गुड। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो अभी तक हम क्या समझ रहे थे? सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। सबसे पहले इन्होंने बेसिक सी बात बोली कि ऑडिटर शुड बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। पहले पॉइंट ने आपको ये बताया। दूसरे पॉइंट ने ये बताया कि इंडिपेंडेंट रहने के लिए आपके पास की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होने चाहिए।
की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में क्या बोला इन्होंने, अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। फिर तीसरे पॉइंट में अभी देखना क्या कहेगा, कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, बिफोर यू एक्सेप्ट एनी ऑडिट यू मस्ट कॉन्शियसली, you should be consciously considering whether there are any threats to independence। सर थ्रेट्स का मतलब क्या है, जो भी हम पढ़ के आए, साफी साफी। सर साफी का क्या मतलब था, इसको भी रिवाइज करा दो। साफी का मतलब था सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट, वो हमने 4-5 एग्जांपल डिस्कस करे। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कि अपने ही सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट को रिव्यू मत करना, आपका कोई टीम मेंबर डायरेक्टर और ऑफिसर नहीं होना चाहिए वो। ए फॉर एडवोकेसी थ्रेट, एडवोकेट मत बन जाना, प्रमोटर मत बन जाना। एफ फॉर फेमिलियरिटी थ्रेट, खून का रिश्ता, फर्म का रिश्ता, रिश्ता बन गया साथ रह रहे के, गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी आ रही है। आई फॉर इंटिमिडेशन थ्रेट, डराना, डराना यानी ड से डराना, डी से डेटर द ऑडिटर फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, इसको बोलते हैं क्या, इंटिमिडेशन थ्रेट्स। कैसे होता था, थ्रेट करते थे फॉर लिटिगेशन, हम आपको निकाल देंगे, ठीक है। फिर आप प्रेशर में आ जाते थे। प्रेशर क्या था, अपने ऑडिट के काम को रिड्यूस करो क्योंकि हम आपकी फीस रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारे थ्रेट्स तो अभी हम पढ़ के आए ना, लगाया हमने इस पे आधा घंटा, तो ये हो गया सारे टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। तो कह रहे जब भी आप काम एक्सेप्ट करो, काम एक्सेप्ट करने से पहले चेक कर लेना कहीं कोई थ्रेट तो नहीं, और अगर थ्रेट है तो थ्रेट को दूर भगाओ। अप्लाई द सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस, हमको फर्क नहीं पड़ता थ्रेट से, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। सो इफ देयर इज एनी थ्रेट, सबसे पहले तो आपको काम को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो सेफगार्ड्स लगा के चलो। बट सर हम सेफगार्ड्स नहीं लगा सकते, ऑडिटर इज अनेबल, अनेबल मतलब नहीं कर पाएगा, टू फुली इंप्लीमेंट द क्रेडिबल एंड एडिक्वेट सेफगार्ड्स, देन इन दैट केस क्या उसको ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या उसको ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर थ्रेट्स हैं तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा डिजिस्ट, डिजिस्ट का मतलब है एक्सेप्ट ही मत करो, या फिर अप्लाई सेफगार्ड्स। और वो कह रहा है मैं अप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा तो मेरे दोस्त नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट, देन इन दैट केस यू शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। आपने ऑडिट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए अगर आपके पास एडिक्वेट सेफगार्ड्स नहीं है। बट एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, क्या इन्होंने एक भी सेफगार्ड के बारे में बताया? सामने आपके सारे के सारे पॉइंट्स हैं, सामने आपके सारे के सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बोला कि जब भी ऑडिट एक्सेप्ट करो इंडिपेंडेंट रहो। इंडिपेंडेंट कैसे रहेंगे सर? चाबी से रहेंगे, यानी की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिनको आप बोलते हो अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। कोई भी काम एक्सेप्ट करने से पहले चेक करो कहीं इन्हीं प्रिंसिपल्स पे कोई थ्रेट्स तो नहीं। जब आपने थ्रेट्स देखे तो आपने सेफगार्ड लगाए, अब आप सेफगार्ड नहीं लगा पा रहे तो एक्सेप्ट ही मत करो। क्या इन्होंने यहां पे कोई भी सेफगार्ड के बारे में बताया, या फिर आपको जनरल ज्ञान दे दिया, या फिर आपको जनरल ज्ञान दे दिया? जल्दी से बताओ, आपको मेरी दुविधा समझ आ रही है, मेरी फीलिंग समझ पा रहे हो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? जल्दी से बताओ। बोलो 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 बोलो। बताया कोई सेफगार्ड के बारे में? नहीं सर, जनरल ज्ञान दिया। तो क्या एग्जाम में हम जनरल ज्ञान लिख के? हाँ, बट तुमको फ्लो आना चाहिए। यू शुड नो द फ्लो, हाउ यू नीड टू राइट द आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से, जो इन्होंने बात बोली है कि फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस, पहला पॉइंट कहता है ऑडिटर नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट। ऑडिटर कैसा हो? इंडिपेंडेंट हो। तो इसके लिए क्या चाहिए सर? इसके लिए चाहिए चाबी, की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। क्या चाहिए इसके लिए हमको? की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इन्होंने कौन से की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बताया? अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इनके बारे में इन्होंने हमको बताया। ठीक है सर। तो पहला पॉइंट क्या आया सर? सबसे पहला पॉइंट आया, इन्होंने बोला ऑडिटर कैसा हो? इंडिपेंडेंट हो। कैसे होगा उसके पास? जब चाबी होगी इंडिपेंडेंस की। सर चाबी का मतलब है की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होने चाहिए। वैसे तो ये 5 होते हैं, कोई प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी एंड
प्रोफेशनल से मिलता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर। चकाचक तरीके से एकदम फटाफट तुम भी कल से बोलने लगोगे। अब एक बात बताओ, इन्होंने कौन से लिखे? इन्होंने वो वाले नहीं लिखे, तो हम शौक में आ गए। तो शौक में आ गए तो क्या बोला? अयो अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब इन्होंने कहा इन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में चेक कर लेना कहीं कोई थ्रेट तो नहीं। अगर थ्रेट है, इफ यस देन डिजिस्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, और या फिर आप सेफगार्ड्स अप्लाई करो। बट इफ अप्लाइंग द सेफगार्ड्स इज नॉट पॉसिबल, देन डोंट एक्सेप्ट द ऑडिट। देन इन दैट केस यू शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखा है या फिर लॉजिकल फ्लो है? क्या यहाँ पे पूरी थ्योरी है या फिर आपके दिमाग में एक लॉजिकल फ्लो बैठा? जल्दी से बताओ मुझे। इज द फ्लो लॉजिकल फ्लो क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट बताओ। कम ऑन एवरीवन, इज दिस फ्लो क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर क्लियर है तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, रिकॉल करो और मुझे कंफर्म करो। यू हैव 2 मिनट्स, 2 मिनट है आपके पास। फटाफट इसको नोट डाउन करके रिकॉल करके मेरे को कंफर्म करो। डन डनाडन डन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सवाल आपका किसी ना किसी पेपर वेपर में आया हुआ है, तभी मैं इसको इतने अच्छे से करा रहा हूं। ठीक है, अच्छे से इसको कवर कर लो। पानी पीते चलना, जिस जिस बच्चे को थोड़ी सी थकावट हो रही है, जस्ट ड्रिंक वाटर एंड आपकी एनर्जी बनी रहेगी। यस हर्षा, बिल्कुल आपने सही कहा। डिजिस्ट फ्रॉम द टास्क मीन्स नॉट एक्सेप्टिंग द टास्क। जन 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 जारा, ऑडिट हो गया हमारा। ऑसम। ठीक है, ऐसी 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 फ्लो फ्लो में चलेंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। हल्की सी भी किसी ने टेंशन लेना, फिर वो छोड़ूंगा नहीं उसको। ठीक है, आराम आराम से करेंगे, प्यारे प्यारे तरीके से हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, यहां हमारा इंडिपेंडेंस का पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। हमने स्टार्ट कहां से किया था? स्टार्ट यहां से किया था। मैंने आपको बोला था हमारा ऑडिटर कैसा हो? इंडिपेंडेंट हो। हमारा ऑडिटर कैसा हो सर? इंडिपेंडेंट हो। हमने यहां से स्टार्ट किया था। उस इंडिपेंडेंट की चीज को अभी मैं पूरा फ्लो बना के दे रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी पूरी। हमने बोला हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो, तो मैंने कहा 5 प्रिंसिपल्स होने चाहिए। 5 की प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वो भी आपको अब अच्छे से याद हो चुके हैं। ये 5 की प्रिंसिपल्स क्या है सर? कोई प्रोफेशनल, ठीक है, कोई प्रोफेशनल करके हमने याद किया कि कोई भी प्रोफेशनल हो उसके अंदर ये 5 की प्रिंसिपल्स होने चाहिए। पर इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर क्या आ सकते हैं सर? थ्रेड्स आ सकते हैं। पर थ्रेड से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम साफी पी लेते हैं, तो साफी से याद रहता है हमको कि क्या क्या थ्रेड्स थे। एंड अल्टीमेटली आपने क्या लगाने? सेफ गार्ड्स। क्लियर है? यही टॉपिक्स अभी तक हमने डिस्कस करे, कुछ भी नहीं पढ़ा, बस यही पढ़ा है अभी तक, और कुछ भी नहीं किया हमने। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू ऐसे 200। सर ऐसे 200 यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आ जाओ फटाफट मेरे साथ। कोई बच्चा भी कुछ नोट डाउन नहीं करेगा, बस मेरी बातें सुनते चलना। जैसे ही कंफर्ट आ जाएगा वैसे ही मैं आपको बोलूंगा नोट डाउन करना स्टार्ट करो। क्या कहता है सर? ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड conduct of audit
in accordance with standards on auditing. यही ऑडिट का बेसिक सार है, यही ऑडिट का बेसिक सार है। अगर आपने ऐसे 200 समझ लिया, आपको ऑडिट का मास्टर बनने से कोई नहीं रोक। ठीक है सर। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया। ऑडिटर का काम क्या है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना, एंड उस एग्जामिनेशन को करके वो क्या देगा? हलवा, पूड़ी, चने, क्या? ओपिनियन देगा। क्या देगा सर? ओपिनियन देगा। तो ऑडिटर का मेन काम यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करे और ओ फॉर ओपिनियन देके आगे बढ़ जाए। इसके अलावा उसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। एंड उस ओपिनियन को देने के लिए उसको ऑडिट करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? ओपिनियन को देने के लिए ऐसे मन से तो ओपिनियन देगा नहीं ना, ऑडिट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यही बात आपने बस ध्यान में रख के चलनी, यही बात आपको ध्यान में रख के चलनी है। तो ऐसे 200 ना आपको ज्ञान देता है कि किस तरह से ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बनता है, कैसे ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से काम करना है। ये पूरी ज्ञान की वर्षा कौन करता है? ऐसे 200। तो नाम कैसे याद रखेंगे? नाम ऐसे याद रखेंगे, ये ऐसे 200 नहीं, ये ऐसे 200 है। क्या बोल रहे हो सर? हाँ, ये ऐसे 200 नहीं, ये ऐसे 200 है। एंड ओ का क्या मतलब है? इन्हीं ओ से निकला ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। क्या ये बात समझ आई? जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे 200 का नाम क्या है। ये ऐसे 200 नहीं, ये ऐसे 2 है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव किसके? अरे किसके भाई, किसके? ऑफ द ऑडिटर नहीं, ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। मैं बोल बोल के थक गया, तुम सुन सुन के थक गए। मैं बोल बोल के थक गया, तुम सुन सुन के थक गए। अरे भाई, ऐसा वैसा ऑडिटर नहीं है ये। कैसा ऑडिटर है सर? ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर है। कैसा ऑडिटर है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर है। तो यही बात आपने समझनी है। ऐसे 200 इज ऑल अबाउट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एंड कैसे पूरे होंगे हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव? इन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करेंगे? कैसे हम अपना ओपिनियन देंगे? जब हम अपना ऑडिट कंडक्ट करेंगे। जब हम अपना ऑडिट कंडक्ट करेंगे सर, कैसे कंडक्ट करेंगे? इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जब आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से अपना ऑडिट करोगे, अपने आप एज अ रिजल्ट आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हो सर? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं उइया, दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कासा। सर उइया एंड कासा का क्या मतलब है? कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ये आपका ऐसे 200 का पूरा नाम हो जाता है। फटाफट एक बार इस नाम को याद करो मेरे साथ। सर ऐसे 200 का क्या मतलब है? ओ ओ यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, दैट इज उइया। ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ऐसा वैसा ऑडिटर नहीं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एंड ये ऑब्जेक्टिव, ये जो मेरे अरमान हैं, ये कैसे पूरे होंगे सर? बाय कंडक्टिंग द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद। कैसे ऑडिट करूं गुरु? बताओ ना, क्या है मेरी गाइड ऑडिट करने की? इसी गाइड को बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हमको सिखाएंगे कि ऑडिट किया कैसे जाता है, कैसे हमको ऑडिट करना है, ये हमको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सिखाएंगे। दिस इज योर एसे 200। फटाफट सारे बच्चे अभी के अभी इस नाम को याद करेंगे। रिमेंबर एंड लर्न दिस नेम राइट अवे राइट नाउ। ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। फटाफट इस नाम को याद करो सर। ऐसे 200 का मतलब है उइया कासा, दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ independent auditor and conduct of audit in accordance with standards on auditing. Come on people, learn it right now. जल्दी से याद करो। जैसे ही मेरे पास 10 बच्चों का डंडना डंडन आएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। फटाफट इसको अभी बोल बोल के याद करो।
क्या बात है, 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 वेरी वेरी गुड, ऑसम। कम ऑन एवरीवन, जल्दी से, जो छोटे मोटे बच्चे रह गए जल्दी से बताएं मुझे। बता। चलो बॉस, बहुत बढ़िया। अब सर एक सवाल बताओ मुझे। अभी तक तो मैं आपके साथ क्या कर रहा था ना, मैं आपको घुमा फिरा के ले आया, मैंने बोला यार ठीक है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना, बट ओपिनियन देंगे कैसे? तो ये कहता है कि ऑडिटर का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो है टू ऑब्टेन, ऑब्टेन यानी चाहिए, क्या चाहिए? रीजनेबल अश्योरेंस। सर अब ये रीजनेबल अश्योरेंस क्या है? रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए इस चीज को लेके दैट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, सबसे पहले तो यहां क्वेश्चन मार्क डालो, मैं डाल रहा हूं आप मत डालना, मैं आपको भी समझाऊंगा ये। वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल यानी पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री, किससे फ्री हैं? फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। यहां पे भी क्वेश्चन मार्क डालो, सर ये क्या है, क्या कह रहा है, क्या है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्या है फ्रॉड, क्या है एरर, ये भी समझेंगे। जब आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिल गई, यानी आपको एक संतुष्टि मिल गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो फिर आप ऑडिट एज एन ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दीज हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। अब तीसरा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, एफआरएफ क्या? तो तीन क्वेश्चन मार्क्स के साथ अभी हमको डील करना है। सबसे पहले रीजनेबल अश्योरेंस, फिर हमको डील करना है किसके साथ? मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फिर हमको डील करना है एफआरएफ के साथ। अगर ये तीनों मतलब आपको समझ आ गए तो ये डेफिनेशन, ये मीनिंग आपके अंदर बैठ जाए। तो सबसे पहला सवाल है सर, रीजनेबल अश्योरेंस क्या होता है? रीजनेबल, सारे बच्चे नोट डाउन करना, ठीक है, सारे बच्चे नोट डाउन करना। रीजनेबल अश्योरेंस, इट इज अ हाई but not an absolute assurance, not an absolute level of assurance। ये है डेफिनेशन रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस की, कि इट इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सिंपल सवाल आपसे पूछता हूं, कोई टेक्निकलिटी की बात ही नहीं करनी, ऑडिट टेक्निकल है ही नहीं, दिल की बात है। एक एंटिटी में करोड़ों ट्रांजैक्शन होती हैं, ठीक है, और जो एंटिटी है जिसकी करोड़ों ट्रांजैक्शन है, उसी के ट्रांजैक्शन के बेसिस पे वो लेजर बनाते हैं, उन्हीं लेजर के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेंगे, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप 100% टेस्टिंग कर सकते हो ट्रांजैक्शंस की? सोच के बताना, सोच के बताना। इज 100% टेस्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन पॉसिबल? लिखना है, हाँ थोड़ा थोड़ा लिख, बस ये लिखनी है आपने, डेफिनेशन लिखनी है, बस ये डेफिनेशन लिखनी है और कुछ नहीं लिखना। इसके नीचे का जो ज्ञान है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आपने बस मुझे ये बताना है कि क्या 100% टेस्टिंग पॉसिबल है। जल्दी से सोच के बताना। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, सबने बिल्कुल सही लिखा, ना रे बाबा ना, बस की नहीं है हमारी, इंसान है रोबोट है, कैसे टेस्ट कर लेंगे? इतनी सारी ट्रांजैक्शन है, भर भर के ट्रांजैक्शन है, तो हम आपको सारी ट्रांजैक्शन चेक करके नहीं बता सकते कि सब कुछ सही है कि नहीं। बट सर क्या बताओगे, फिर तो ऑडिट क्या हो रहा है? हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, ये बात मानते हो? 100% टेस्टिंग नहीं हो रही बट कुछ हो रही है, सर उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मटीरियलिटी। यानी हम आपके लिए क्या करेंगे, हम एक मटीरियलिटी का लेवल डिसाइड करेंगे। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। मटीरियलिटी का, हाँ कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाएगा, ठीक है, मटीरियलिटी का लेवल एक डिसाइड कर लेंगे। सर ये मटीरियलिटी का लेवल क्या है? ये मान लो आप एक लेवल है, एक अमाउंट है जो आपने डिसाइड कर ली कि इससे यूजर को फर्क पड़ता है। समझना मेरी बात, हाँ
ये मटीरियलिटी लेवल क्या है? ये एक अमाउंट है जिससे हमको लगता है यूजर को फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करने गए, आपको बताया गया कि उस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू 1,000 करोड़ रुपीज है, बट जो एक्चुअल रेवेन्यू था वो एक्चुअल रेवेन्यू 1,000 करोड़ नहीं है, 999 करोड़ है। जल्दी से बताना, क्या आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन बदल जाएगा? क्या इन्वेस्टिंग डिसीजन बदल जाएगा? क्या 1,000 करोड़ की जगह 999 करोड़ है? जल्दी से बताओ, विल इट अफेक्ट योर इन्वेस्टिंग डिसीजन? या आप बोलोगे नहीं यार 1 करोड़ की तो बात है, 1,000 करोड़ पे 1 करोड़ चलता है, इतना तो चलता है, फर्क नहीं पड़ता। सोच समझ के बताना, क्या आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन बदल जाएगा? या फिर आप बोलोगे यार इतना तो चलता है, नहीं सर हमारा डिसीजन नहीं बदलेगा, 1 करोड़ तो चलता है। बट यही 1,000 करोड़ अगर एक्चुअल में मात्र 800 करोड़ हो, यानी 200 करोड़ का गैप, क्या आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन बदल जाएगा? बच्चे बोल रहे इममटीरियल, तुम तो ऑडिटर बन गए, तुम तो अब ऑडिटर बन गए, तुम तो अब बोलने लग गए हो वर्ड्स ऑडिट वाले। वेरी वेरी गुड, डिड नॉट एक्सपेक्ट इट। अब बताओ 1,000 करोड़ का अगर 800 करोड़ कर दूं, क्या तुमको दिल पे चुभेगा? 20% नीचे कर दिया मैंने, 20% डाउन। क्या अब यहां पे तुमको दिल में चुभी बात? अरे 20% रेवेन्यू डाउन किया, यानी कहीं ना कहीं कंपनी की वैल्यूएशन बदलेगी। अगर वैल्यूएशन बदलेगी तो फिर आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन भी बदलेगा। तो क्या इस अमाउंट से आपको फर्क पड़ता है? हाँ सर हाँ, इस अमाउंट से अब हमको फर्क पड़ता है। तो जिस अमाउंट से यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर से सुनना मेरी बात, जिस अमाउंट से यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फर्क पड़ता है उसको हम मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो मटीरियलिटी लेवल हम किससे डिटरमाइन करते हैं? कि किस अमाउंट से यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फर्क पड़ता है। तो आप क्या करोगे ना, आप एक मटीरियलिटी लेवल डिसाइड कर लेते हो। आपने एक थ्रेशोल्ड डिसाइड कर लिया, एक लेवल डिसाइड कर लिया। इस लेवल के ऊपर जितनी ट्रांजैक्शन होगी उनको आप टेस्ट करके चलोगे, इस लेवल के नीचे जितनी ट्रांजैक्शन होगी उसको आप इग्नोर करके चलोगे। तो एक बात बताओ मुझे, क्या आप यहां पे जुगाड़ लगा रहे हो? किस किस बच्चे को फीलिंग आ रही है अब हम जुगाड़ लगा रहे हैं? जल्दी से बताओ, एवरीवन इन द चैट बॉक्स फटाफट बताओ मुझे, क्या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है अब हम जुगाड़ पे आ गए? हम तो जुगाड़ पे उतर के आ गए। ये ऑडिट चल रहा है, जुगाड़ चल रहा है भाई, पूरा ऑडिट ही जुगाड़ है। अभी आपको समझ आएगा। फटाफट बताओ किस किस बच्चे को फीलिंग आ रही है कि सर हाँ यहाँ तो जुगाड़ कर रहे हैं हम। हमने क्या किया, हमने एक अनुमान लगाया कि यूजर को इस अमाउंट से फर्क पड़ता है और उस अमाउंट को ध्यान में रख के हमने अपनी टेस्टिंग कर ली। क्या आपको लग रहा है जुगाड़बाजी चल रही है? हाँ भाई बच्चा कह रहे जुगाड़बाजी चल रही है। तो जुगाड़बाजी करके आप क्या कर रहे हो? आप एक संतुष्टि ले रहे हो। आप क्या ले रहे हो? सर हम एक संतुष्टि ले रहे हैं कि हां जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर फ्री 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 फ्री, इनमें नहीं है, क्या नहीं है? फ्रॉम मिस स्टेटमेंट्स। एक बात बताओ, क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है? जल्दी से बताना। जो हमने जुगाड़बाजी करी, क्या उसके बाद में यह बोल सकता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती ही नहीं है, या फिर मटेरियल गलती नहीं है? सोच के बताना जरा, सोच के बताना जरा। जो आपने अभी जुगाड़बाजी करी उसके बाद आप क्या ओपिनियन दोगे? दैट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट, और यहां पे कुछ आना चाहिए। जल्दी से बताओ, मटीरियल मिसस्टेटमेंट। वेरी वेरी गुड, यही तो मुझे सुनना था। दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। हमने कहा ही नहीं मिसस्टेटमेंट नहीं है, होंगी बड़ी सारी होंगी, बट मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होगी। इसको लेके मैं अश्योरेंस देता हूं। कैसी अश्योरेंस देता हूं बताना चैट बॉक्स में। रीजनेबल अश्योरेंस या एब्सोल्यूट अश्योरेंस? कौन सी अश्योरेंस दे रहा हूं? क्या एज एन ऑडिटर मैंने अपना पल्लू झाड़ दिया? मैंने क्या बोला, कोई गारंटी है क्या कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है? नहीं, अभी भी मैं ये बोल रहा हूं कि मैं तुमको रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा हूं, क्योंकि ये सारा का सारा खेल अनुमान पे चल रहा है। ये सारा का सारा खेल मेरी प्रोफेशनल जजमेंट पे चल रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, बट गारंटी नहीं है कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होगी। सर गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने 100% टेस्टिंग तो करी ही नहीं। मैंने 100% टेस्टिंग तो करी ही नहीं। मैं आपको और भी रीजंस दूंगा, बट एक बात बताओ, क्या आपको अब समझ आया कि मैं रीजनेबल अश्योरेंस क्यों दे रहा हूं?
मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे रहा? मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस का क्या मतलब होगा? एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस का मतलब है गारंटी। कैसे दे दूं गारंटी? सारा खेल तो अनुमान पे चल रहा है, एक भी अनुमान गलत हुआ तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो मैं हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस दूंगा विच इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्या रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब समझ आया? किस चीज को लेकर रीजनेबल अश्योरेंस देनी है? इस चीज को लेके दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, रीजनेबल अश्योरेंस यानी संतुष्टि, एक सेटिस्फेक्शन है मुझे किस चीज को लेके, कि दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। अब पढ़ते हैं, अब आपको पहले की दो लाइनें और अच्छे से समझ आएंगी। ये कहता है टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस वेदर 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 वेदर, ये वेदर वाली वेदर नहीं है कि आज ठंडी है गर्मी है, बताओ क्या हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दीज आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब गेम की बात क्या है ना, हर वर्ड का अपना मीनिंग है। अगर मैं यहां पे सिर्फ मिस स्टेटमेंट लिख देता तो मतलब ही बदल जाता। मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात हो रही है, मिसस्टेटमेंट तो छूट सकती है बट मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं छूटनी चाहिए। एंड दीज मिसस्टेटमेंट्स कैन बी ड्यू टू, किस वजह से मिसस्टेटमेंट हो सकती हैं सर? ये या तो फ्रॉड की वजह से होंगी या फिर एरर की वजह से होंगी। इनमें इतना ही फर्क है कि आपसे कोई चीज गलती से हो गई और आपने कोई चीज जान, आई थिंक हिंदी में ऐसे लिखेंगे ना, जानबूझ के जानबूझ के किया सर। जानबूझ के यानी इंटेंशनल। अगर आपका इंटेंशन ही गड़बड़ करने का है, घोटाले करने का, तो उसको फ्रॉड कहते हैं। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिस स्टेटमेंट है क्योंकि मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है, मैनेजमेंट यहां पे गड़बड़ घोटाले कर रहा है, तो उसको फ्रॉड की वजह से कहेंगे। अगर कोई गलती गलती से हो गई, इट इज जस्ट अ थिंग विच वॉज डन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिलीजेंस, उन्होंने सावधानी नहीं रखी, तो उसको हम बोलेंगे एरर। तो कह रहे फर्क नहीं पड़ता मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से हो या एरर की वजह से हो, आपने मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के बारे में यहां पे बताना है कि दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, भले ही दे आर ड्यू टू फ्रॉड और दे आर ड्यू टू एरर, हमको लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। जब आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाएगी, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, देखो 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 देखो, जब आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिल गई किस चीज को लेके, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज होल आर फ्री फ्रॉम, किससे फ्री हैं? मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो मेरे दोस्त, नाउ यू आर एलिजिबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। फिर आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपना ओपिनियन। क्या सर? कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये प्रिपेयर हुए हैं इन ऑल रिस्पेक्ट्स, नहीं, इन ऑल रिस्पेक्ट्स नहीं, हर तरह से नहीं, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, these have been prepared in all material respects as per the applicable FR। अब सर सवाल उठता है एप्लीकेबल एफआरएफ का क्या मतलब है? एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब समझने से पहले मैं आपको ऑडिट के हिसाब से मिस स्टेटमेंट का मतलब बता दूं। मिस स्टेटमेंट का मतलब समझना, एम फॉर मिस स्टेटमेंट। मटीरियल मिस स्टेटमेंट की बात हुई थी, पर मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? गलती का मतलब भी ऑडिटर्स को बता रखा है ऐसे दोस्तों ने। कह रहे मिस स्टेटमेंट का मतलब है डिफरेंस। आप कब बोलते हो कि गलती हुई है? जब आपको कुछ सही पता है। क्या इस बात से सब एग्री करते हैं? मैंने अगर आपको बोला कि आपने पेपर में गलती करी, इसका मतलब जो सही था वैसा आपने नहीं किया। तो जब भी देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू बी डन, फिर से सुनना मेरी बात, जब भी देयर विल बी अ डिफरेंस इन व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू बी डन, जब इन दोनों चीजों में डिफरेंस होगा यानी गलती है। इसको इन्होंने कैसे बोला? डिफरेंस इन द ए सी पी डी। सर व्हाट डू यू मीन बाय ए सी पी डी? अमाउंट, क्लासिफिकेशंस,
प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर, ये डेफिनेशन आपके नोट्स में, टेंशन मत लेना। जब भी डिफरेंस होगा अमाउंट में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट आती है, क्लासिफिकेशन, किस एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालना है, किस एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालना है, उसको क्लासिफिकेशन कहेंगे। प्रेजेंटेशन, शेड्यूल 3 की प्रेजेंटेशन। डिस्क्लोजर, दैट इज द नोट्स टू अकाउंट्स। अगर देयर विल बी अ डिफरेंस इन द एसीपीडी यानी अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ व्हाट is there in the financial statement and what was required for the applicable financial reporting framework। अगर इन दोनों में डिफरेंस होगा तो फिर हम इसको मिस स्टेटमेंट बोलेंगे। यानी जो आईसीआई ने फ्रेमवर्क दिया फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने क्या कहा सर? उसमें उन्होंने कहा अक्रूवल बेसिस फॉलो होना चाहिए। उन्होंने कहा अक्रूवल अजम्पशन को फॉलो करो, आप कैश बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो। उन्होंने क्या बोला सर? उन्होंने बोला जो भी खर्चा इनटेंजिबल एसेट्स को बनाने में, उनकी कौन सी स्टेज होती है? वो रिसर्च स्टेज में होगा। मुझे एक बात बताओ, इनटेंजिबल एसेट्स का जो रिसर्च स्टेज होता है, क्या उस खर्चे को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालते हो या पीएनएल में डालते हो? मैं ये भी देखता हूं आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज कितनी प्यारी है, बताना जरा। इनटेंजिबल एसेट एएस 26, जो रिसर्च वाला खर्चा होता है, उसको आप कहां भेजते हो? आप उसको कैपिटलाइज करते हो एज ए इंटेंजिबल एसेट या फिर आप उसको पीएनएल में डाल देते हो? जल्दी से बताना, सोचो सोचो जरा, बताना जरा सोच समझ के। रिसर्च फेज का खर्चा है इंटेंजिबल एसेट। क्या बात कर रहे हो? पीपीई में कैसे डाल दोगे बाबू? इनटेंजिबल एसेट्स का खर्चा है, उसको रिसर्च स्टेज की बात कर रहा हूं मैं। रिसर्च 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 पढ़ा है आपने एएस 26? पहले तो मुझे बताओ, रिसर्च स्टेज का खर्चा है। दो स्टेजेस होती है ना, रिसर्च स्टेज होती है, डेवलपमेंट स्टेज होती है। बिल्कुल सही बोला राधिका ने। सर, रिसर्च स्टेज के खर्चे को हमेशा पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ किया जाता है। रिसर्च स्टेज के खर्चे को हमेशा पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ किया जाता है। बाबा, बच्चा कह रहा है अच्छा पढ़ा ही नहीं है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उन कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। जो इनटेंजिबल एसेट्स बनाए जाते हैं, उसका जो भी रिसर्च फेज का खर्चा होता है, उसको पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ किया जाता है। और जो आपका डेवलपमेंट फेज का एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। अगर आपने उल्टा सीधा यहां पे गेम कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे सर? मिस स्टेटमेंट बोलेंगे। तो आपने क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया? नहीं। तो अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते, आप शेड्यूल 3 को फॉलो नहीं करते, तो हम ये मानेंगे कि आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं किया। हम ये मानेंगे कि आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं किया। बस आप इतनी सी बात समझ के चलो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनने चाहिए। चलो इसका आंसर मेरे को दे दो। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनने चाहिए? दे शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, नहीं एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपके लिए सूटेबल है, जैसे कि जो लिस्टेड एंटिटी है उस पे क्या लगते हैं सर? उस पे इंड एस लगता है, उस पे इंड एस वाला शेड्यूल 3 लगता है, तो वो वैसे बनाएगी। जो हमारी लिस्टेड एंटिटीज नहीं है, जिन पे इंड एस नहीं लगता, वो कैसे बनाएंगी सर? वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाएंगी, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला होता है। तो यही बात आपने समझना है कि आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। जो आपके लिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, उस हिसाब से बनने चाहिए। अगर नहीं बनेंगे, इफ देयर विल बी अ डिफरेंस, तो वो डिफरेंस को आप मिस स्टेटमेंट का नाम दोगे। उस डिफरेंस को आप मिस स्टेटमेंट का नाम दोगे। तो अगर आप चाहो तो इस डेफिनेशन को एक बार फटाफट लिख भी लो, यहां पे लिखी हुई है। आओ मैं आपको दिखाऊं। मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इट इज नथिंग बट अ डिफरेंस। Difference between what? Difference between the ACPD, amount, classification, presentation or disclosure, which is reported in the financial statements as an item, and the amount, classification, presentation and disclosure which was required as per the applicable FRF. And this misstatement can arise either from error or fraud. तो फटाफट आओ मेरे साथ misstatement की definition लिखो। क्या कहते हैं misstatement के बारे में? जो मैं चार्ट बना रहा हूं ना, वैसे ही लिखना।
मिस स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ डिफरेंस। क्या है ये डिफरेंस? किसमें? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, क्विकली नोट इट डाउन विद मी, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। इसको हम प्यार से बोलते हैं ACPD। अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। One which has been reported in the financial statements, and the one which was required, R and R का बीच का डिफरेंस है, one which was required as the applicable financial reporting framework। क्विकली नोट इट डाउन एंड अभी इसको एक बार रिकॉल करके मेरे को डंडन कंफर्म करो। And it can arise due to fraud or दीपेश, मटीरियलिटी के ऊपर हम पूरा ऐसे 320 पढ़ेंगे। मटीरियलिटी की ज्ञान की और वर्षा होगी। इसके ऊपर हमारे पास एक ऐसे है पूरा का पूरा ऐसे 320 डिटेल में डिस्कशन होगी इसके ऊपर, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। अभी के लिए आप बस इतना समझो, ये वो अमाउंट है जिससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्क पड़ता है। इट अफेक्ट्स द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Come on everyone, be fast. चलो बहुत बढ़िया। अब सर इधर आओ। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अभी हम? रीजनेबल एश्योरेंस की बात कर रहे थे, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस क्या थी सर? इट इज अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। किस चीज को लेकर रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए? कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। अब आपको मटीरियलिटी का मतलब भी समझ आ गया, मिस स्टेटमेंट का मतलब भी समझ आ गया। फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट अगर है तो वी विल एक्सप्रेस एन ओपिनियन। सर क्या? कि that the financial statements have been prepared in all material respects as per the applicable FRF। बाबा जी क्या हो गया? They have been prepared in all material respects as per the applicable FRF। सिंपल सी बात है ना। अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट ही नहीं तो मतलब डिफरेंस ही नहीं। अगर डिफरेंस ही नहीं तो आप यही कह सकते हो कि जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनना चाहिए था वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं। इज दिस होल लाइन नाउ क्लियर? तो अगर मैं इसका फ्लो बताऊं कि ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए रीजनेबल एश्योरेंस लेना। किस चीज को लेके? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। जैसी उसको ये संतुष्टि मिल गई कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, वो अपना ओपिनियन दे देगा कि हाँ हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बने हैं इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट। जल्दी से बताओ, इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो फटाफट ये फर्स्ट पॉइंट को आप अपने नोटबुक में लिख लो। फर्स्ट पॉइंट को आप अपने नोटबुक में लिख लो और हेडिंग देना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। फटाफट इस फर्स्ट पॉइंट को लिखो और मुझे कंफर्म करो, इज दिस फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्विकली राइट इट डाउन। डन 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 डन। क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
नोटेड डाउन। बढ़े आगे। ऑल गुड। पानी वानी पीते रहना। टंचना चन 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 चारा। ठीक है, पहला ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ गया, रीजनेबल एश्योरेंस लेनी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। सेकंड पॉइंट क्या है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कहां देख रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। आपने अपना ओपिनियन, आपने अपना ओपिनियन बना लिया, ठीक है? मन में रखोगे या लिख के दोगे? जल्दी बताओ। मन में रखोगे, लिख के दोगे? सर लिख के देंगे। कैसे लिख के दोगे? अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। तो सेकंड पॉइंट यही कहता है कि जो ओपिनियन आपने बनाया वो मन में मत रखना, लिख के दे देना बाबा, लिख के जरूर दे देना। प्लीज रिपोर्ट इट, प्लीज रिपोर्ट इट। यही बात आपने ध्यान में रखनी, यही बात आपने ध्यान में रखनी है। यही सेकंड पॉइंट है। कह रहे टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। यही आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, यही आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। फटाफट मेरे साथ आओ और मेरे को बताओ क्या है सर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। सर एक ही ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, हमको चाहिए संतुष्टि, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, बोलो मेरे साथ, रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज को लेके? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, बोलो बोलो, आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। नहीं, ये गलती मत करना, कान पकड़ लो अपने। मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है तो मेरे दोस्त आप अपना ओपिनियन दे दो कि हाँ दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एज पर एफआरएफ, यानी गलती ही नहीं। इसका मतलब जैसा एफआरएफ चाहता था ये वैसे ही बने हैं। और अगर आपने अपना ओपिनियन बना लिया तो नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। जैसा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहते हैं वैसे आप रिपोर्ट और कम्युनिकेट करके चलो। इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर क्लियर है फटाफट एक बार इसको आंखें बंद करके रिकॉल कर लो एंड लेट मी नो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टेक 2 मिनट्स। 5 नंबर का सवाल आएगा पेपर में कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है। फटाफट इसको याद करो, 2 मिनट मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से याद करके मेरे को कंफर्म करो, तभी मैं आगे बढ़ने वाला हूं। यही सार है पूरे ऑडिटिंग का। दिस इज द समरी ऑफ द होल ऑडिट सब्जेक्ट। एक एक लाइन का मतलब वो आपको क्लियर है, बस अब आप इसको याद करके मेरे को कंफर्म करो। भले ही ना साइड में चार्ट भी बना सकते हैं। कम ऑन एवरीवन, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। सर ऑडियो क्या हो गया? ऑडियो को अब तो मेरे को दिख रहा है यार, ऑडियो जा रही है। स्पीकर स्पीकर चेक करो। हाँ भाई हाँ रौनक, इंट्रोडक्शन क्या, हर चैप्टर से क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको एग्जाम में। डन डनाडन डन, वेरी वेरी गुड। बढ़े आगे। ऑल गुड। यस सर। अब एक बात बताओ सर, आपने हमको बोला रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, ठीक है? इसके पीछे ना हमको और कारण बताओ। हम रीजनेबल एश्योरेंस तक अपने आप को सीमित क्यों रख रहे हैं? वाई आर वी लिमिटिंग
ourselves to reasonable assurance। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पहले चैप्टर का। वाई आर वी लिमिटिंग आवर सेल्स टू रीजनेबल अश्योरेंस? हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस ही ले लेते हैं ना सर। पहला रीजन तो आपको पता चल गया कि हम कंप्लीट चेकिंग नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, बेनिफिट ऑडिटिंग का एक लेवल पे ही मिलता है, कॉस्ट भी लगती है। अगर ज्यादा टाइम आप अपना ऑडिट में स्पेंड करेंगे एज एन ऑडिटर, तो फिर क्लाइंट के पास भी बड़ा बिल जाएगा। क्लाइंट कह रहा है मैं इतने बड़े बड़े बिल क्यों दूं ऑडिटर को? तो एक बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट, तो वो एक रीजन समझ आता है। और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? इन्हीं रीजंस को हम एक नाम देते हैं सर। इनका नाम क्या है? आइला। सर क्या बात कर रहे हो? सचिन तेंदुलकर वाला आइला? आइला वो वाला आइला नहीं है। आइला का मतलब है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। जो आपकी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग है वो आपको रोक रही है। पहली लिमिटेशन, जितने भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मैनेजमेंट बनाती है, जितने भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मैनेजमेंट बनाती है, कैसे बनाए? कोई बताएगा मुझे प्लीज? आई वांट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। जितने भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मैनेजमेंट बनाती है कैसे बनाते हैं? फटाफट बताओ। हाउ डू यू थिंक दे गेट दीज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पार्ट डन? बताना। व्हाट इज इन्वॉल्व इन मेकिंग द एस्टिमेट? बताओ बताओ बताओ। पास्ट रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्री प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर इंफॉर्मेशन, ये सब तो रिसोर्सेज, इनको यूज करती है। अप्लाई क्या करती है? जजमेंट। ठीक है। अल्टीमेटली एस्टिमेट क्या है सर? एस्टिमेट क्या है? अनुमान है। हिंदी में अगर तुम किसी से बोलो कि भाई एस्टिमेट क्या है, तो एस्टिमेट अनुमान है। तो ये जो अनुमान है इसमें मैनेजमेंट की क्या इन्वॉल्व है? सर मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व है। यानी जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जो उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो उसकी नॉलेज है, इन सबको यूज करके, इन सबको कहीं ना कहीं यूज करके वो क्या लगा रही है? जजमेंट लगा रही है। क्या आप किसी भी ऐसी चीज को जिसमें जजमेंट इन्वॉल्व है, जिसमें अनुमान इन्वॉल्व है, 100% गारंटी के साथ बोल सकते हो कि ये सही है? क्या आप इसमें 100% गारंटी दे सकते हो? मैंने कहा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी नहीं दे सकता, किसी की बस की नहीं है कि वो बोल दे कि ये अनुमान 100% सच है। अगर 100% सच है तो फिर तो वो अनुमान ही नहीं है। कैसी कैसी बात है? अगर अनुमान है तो 100% सच है ही नहीं, अगर 100% सच है तो अनुमान नहीं है। ये दोनों तो कॉन्फ्लिक्टिंग बातें हैं। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसमें कई ऐसी जगह आती है जहां पे मैनेजमेंट अपनी जजमेंट लगाती है। क्योंकि मैनेजमेंट अपनी जजमेंट लगाती है, मैनेजमेंट अपना अनुमान लगाती है, तो हम एज एन ऑडिटर भी उस पर सवाल नहीं उठा सकते। हमको बस ये समझना है कि मैनेजमेंट ने क्या ध्यान में रख के ये जजमेंट करी, उसके अलावा हम इस पे कोई नहीं होते टिप्पणी करने वाले कि ये जजमेंट कितनी सही है कितनी गलत है। तभी रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे हैं कि हाँ ये ठीक है। क्या पहला पॉइंट समझ आया? हाँ सर। दूसरा पॉइंट बताओ। दूसरा पॉइंट कहता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गड़बड़ निकाली, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऐसा नाम दे दो आप इसको। लिखना मत, नोट्स में लिखी हुई है बातें, अभी बस आप समझते जाओ मेरे साथ। अगला पॉइंट कहता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो जजमेंट लगती है, बट हमारे ऑडिट की भी कई कमियां हैं। सर क्या कमी है? जब मुझे ऑडिट करना है, ऑडिट होता क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है डेटर का बैलेंस, ठीक है। अब जो डेटर का बैलेंस लिखा है, मैं मैनेजमेंट को बोलता हूं ये जो डेटर का बैलेंस लिखा है मुझे इसकी लिस्टिंग दे दे, ठीक है सर।
ऐसा भी तो हो सकता है मैनेजमेंट मुझसे कोई डेटर छुपा जाए, या मैनेजमेंट मुझे कुछ उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन दे दे। अल्टीमेटली अपने ऑडिट प्रोसीजर्स करने के लिए मेरे को जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके लिए मैं किस पे डिपेंडेंट हूं? आई एम डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट। मैं इंडिपेंडेंटली तो ऑडिट कर ही नहीं सकता ना। बड़ी दुख की बात है बट यही रियलिटी है। एज एन ऑडिटर मैं इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं कर सकता। मतलब इंडिपेंडेंटली का मतलब है कि मैं अपने प्रोसीजर्स अकेले अकेले में थोड़ी कर सकता हूं अलूफ रह के। मुझे मैनेजमेंट पे निर्भर हूं, मैं मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट हूं। तो आई एम डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। एंड क्योंकि मैं मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट हूं, हो सकता है मैनेजमेंट मुझसे कई सारी इंफॉर्मेशन छुपा जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैनेजमेंट का कोई केस चल रहा है, लीगल केस चल रहा है, अब इस लीगल केस के कारण मैनेजमेंट का प्रोविजन बनना चाहिए, पर मैनेजमेंट ने मुझे इस लीगल केस के बारे में बताया ही नहीं। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं। तो अगर मैनेजमेंट मुझे बताएगी ही नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा तो मैं कैसे इंश्योर करूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल भरपूर तरीके से फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट? मैं एक रीजनेबल एश्योरेंस ही तो देख सकता हूं। एंड मैनेजमेंट क्यों छुपा रही है? एक बात बताओ, कोई बंदा कब कोई चीज क्यों छुपाता है? उसका मन साफ होता है या उसके मन में गड़बड़ होती है? बताना जरा, व्हाट डू यू फील? आप लोगों का क्या मानना है? जब आपसे कोई चीज छुपाई जा रही है, अंदर वाले के मन में गड़बड़ है या मन एकदम साफ है? सोच के बताना जरा, बताओ बताओ बताओ। मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये दिक्कत है। गड़बड़ है, बड़ी गड़बड़ है, तभी छुपा रहा है। नालायक है इंसान सामने वाला। गड़बड़ है, वेरी वेरी गुड। गड़बड़ है, घोटाला है। गड़बड़ है, घोटाला है, डेफिनेटली गड़बड़ है, घोटाला है, तभी तो नहीं बता रहा। एंड इसी से आपका सेकंड पॉइंट निकलेगा। ये पहला पॉइंट, इसी से आपका सेकंड पॉइंट निकलता है कि क्योंकि गड़बड़ है, घोटाला है। यानी मैं अगर बोलूं मैनेजमेंट फ्रॉड है, सिंपल बोलो ना, तुम शर्माते क्यों? डायरेक्टली बोलो, मैनेजमेंट ने फ्रॉड कर रखा है। और अगर मैनेजमेंट ने फ्रॉड कर रखा है तो मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगा। सर आप पकड़ क्यों नहीं पाओगे? क्योंकि बाबा, ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। थर्ड पॉइंट यही कहता है, जो ऑडिट है ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है। सर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसका क्या मतलब है? मेरे पास वो लीगल पावर्स नहीं है जो एक इन्वेस्टिगेटर के पास होती हैं। मेरे पास ये लीगल पावर्स ही नहीं है। फ्रॉड को पकड़ने के लिए तुम पता है क्या क्या कर सकते हो? तुम मैनेजमेंट का गला पकड़ सकते हो। क्या ऑडिटर को देखा मैनेजमेंट का गला पकड़ते हुए? नहीं, बड़ा प्यार से जाता है, प्यार प्रेम पूर्वक जाता है ऑडिटर। जो फ्रॉड पकड़ने आते हैं ना इन्वेस्टिगेटर, वो कहते हैं दरवाजा तोड़ो। ऑडिटर कहता है मे आई कम इन। फर्क है ना दोनों में। मे आई कम इन बोल के तुम कैसे फ्रॉड निकालोगे? जैसे ही बोलोगे दरवाजा तोड़ो, मैनेजमेंट कहेगा रुको रुको रुको, बताते हैं हम तुमको क्या क्या फ्रॉड किया हमने। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है। अल्टीमेटली नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इस तरह से है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड अस विद द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही? क्योंकि मैनेजमेंट में फ्रॉड है। तो पकड़ लो फ्रॉड को। माय गॉड, मैनेजमेंट के फ्रॉड को पकड़ लो। क्यों नहीं पकड़ पा रहे? क्योंकि भाई साहब हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, हम ऑडिट कर रहे हैं। क्या ये तीनों पॉइंट समझ आए? अगर ये तीनों पॉइंट समझ आए, फटाफट इस फ्लो को लिख लो। फटाफट पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट तो ये लिखो कि भाई नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इस तरह से है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में जजमेंट लगते हैं जिसमें हम 100% गारंटी नहीं दे सकते। सेकंड पॉइंट ये लिखो, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इस तरह से कि हम इंफॉर्मेशन के लिए मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट हैं। इट मे नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू अस बिकॉज मैनेजमेंट में गड़बड़ घोटाला है एंड फ्रॉड ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। क्विकली नोट इट डाउन, क्विकली नोट इट डाउन एंड लेट मी नो। डन 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 डन। फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत प्यारा टॉपिक है, मजा आ जाएगा तुमको इसके एंड में। फटाफट लिखो और मुझे कंफर्म करो। हाँ जी, तो सेकंड पॉइंट आई होप सबको क्लियर है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। सर थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट वही है जो हमने डिस्कस किया था। कहीं ना कहीं टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग हमको देखनी चलनी है। टाइमली आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, प्लस यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड द कॉस्ट। बेनिफिट एंड कॉस्ट का क्या मतलब है? सर ऑडिटिंग में खर्चा होता है, आपको ऑडिटर को फीस देनी है एज अ कंपनी, प्लस ऑडिटिंग के अपने बेनिफिट्स हैं।
उस बेनिफिट और कॉस्ट का आपको कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन करके चलना है। इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे नोट्स में। एंड लास्ट पॉइंट इज, बच्चा कह रहा है कॉलेज जाना है, अभी जाएंगे जाएंगे चलते हैं साथ में चलेंगे, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज अदर मैटर्स। अदर मैटर्स में क्या है, ये भी मैं आपको नोट्स में से पढ़वा देता हूँ, ये भी मैं आपको नोट्स में से पढ़ाता हूँ। फटाफट फटाफट फटाफट, कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम मरियल मरियल बातें हैं, छोटी छोटी सी। आओ जल्दी से देखें। टॉपिक का नाम क्या है, फटाफट बोलो। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, जिसको आपने प्यार से बोला आइला। सर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग में ये कह रहा है कि सबसे पहले ये वाले पॉइंट पढ़ना, ऊपर वाली जो लाइनें लिखी हैं वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व जजमेंट बाय द मैनेजमेंट इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंटिटीज एप्लीकेबल एफआरएफ टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द एंटिटी। इन एडिशन कई बार मैनेजमेंट को सब्जेक्टिव डिसीजंस लेने पड़ते हैं, असेसमेंट्स करनी पड़ती हैं, एंड जहां भी एस्टिमेट है वहां अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी यानी आप 100% नहीं बता सकते कि सच क्या है, सही चीज क्या है। एंड देयर मे बी अ रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशन और जजमेंट्स व्हिच कैन बी मेड। तो आप बस इतनी सी बात याद रखो, जजमेंट है, एंड जजमेंट की वजह से क्या है, जजमेंट की वजह से कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है। क्या ये बेसिक दो बातें दिमाग में गई? गई। पहले तो हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे सवाल उठाया, अब हम सवाल उठाएंगे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स पे, और ये सवाल आईसीआई को भी बहुत पसंद है। प्रेम से देखो आरटीपी नवंबर 21 नवंबर 22, फिर से देखो प्रेम से आरटीपी नवंबर 21 नवंबर 22। तो जो जो बच्चा ऑडिट में एग्जामिशन चाहता है फटाफट यहां पे देखो और बताओ सर 3 पॉइंट्स क्या आएंगे। पहला पॉइंट, ऑडिटर इज डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड अस विद द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्यों नहीं दे रही कंप्लीट इंफॉर्मेशन? बोलो बोलो बोलो। मैनेजमेंट फ्रॉड है, तो फ्रॉड पकड़ लो, नहीं पकड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो। यही 3 पॉइंट्स आपके लिखे हैं। क्या कहता है सर? लाइन पढ़ना। कई बार आईसीआई क्या करता है, ये लाइन उठा के दे देगा तुमको। जब ये लाइन उठा के दे देगा वो लिख देगा एक्सप्लेन। तुम कहोगे पूछना क्या चाहते हो, तभी मैं बोल रहा हूं इस लाइन को ध्यान से समझना। कह रहा है देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। क्या लिमिटेशन है? कि वो ऑडिटर मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है, दैट द मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन व्हिच इज रेलिवेंट to the preparation and presentation of financial statement, or that has been requested by the auditor. क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा? Why are they not providing us with the complete information? Because उनके मन में चोर है, उन्होंने फ्रॉड किया है। फ्रॉड क्या है? सोची सोची, लिखो 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 लिखो। व्हाट इज फ्रॉड? एक बार अपनी नोट्स में लिखी लो। सोची समझी चाल, इसको बोलते हैं सर फ्रॉड। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। तो यही बात आपने याद रखनी है, क्योंकि एक फ्रॉड सोची समझी चाल है तो उसको पकड़ना आसान नहीं। क्यों पकड़ना आसान नहीं? लास्ट पॉइंट इज ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, अकॉर्डिंगली ऑडिटर के पास लीगल पावर्स नहीं है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए होती है। जो इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए होती है वो लीगल पावर्स नहीं है। प्लीज यहां पे आप 1 मिनट ले लो, भले ही इन पॉइंट्स को अभी के अभी याद करके मेरे को डंडन कंफर्म करो। जस्ट रिकॉल द फ्लो, 30 सेकेंड्स में हो जाए तो बता देना, बट मैं नहीं आपको छोड़ूंगा जब तक आप ये तीनों पॉइंट्स मेरे को नहीं बताओगे। 3 नंबर फ्री के हैं, अभी के अभी इनको इकट्ठा कर लो, अभी के अभी इनको इकट्ठा कर लो। कम ऑन एवरीवन, छोड़ेंगे नहीं, अभी इकट्ठा करेंगे इन 3 नंबरों को। बस ये 3 बातें याद रख लो कि मैनेजमेंट हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि फ्रॉड है। फ्रॉड क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नहीं है। बस ये लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, इसके बाद देन आई विल गिव यू द छुट्टी, डोंट वरी। वेरी गुड, वेरी गुड एजी, वेरी गुड बी आर। बस 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 6 मिनट में शुरू होगी ना तुम्हारी एडवांस अकाउंट्स, रेडी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लास्ट के दो पॉइंट सर, ये वाला पॉइंट क्या कहता है? बिफोर आई डिस्कस मैं तुमसे पूछ देता हूं, जल्दी से इधर देखो, मैं सवाल पूछूंगा जवाब देना, ठीक है? ऑडिटर कह रहा है मुझे ऑडिट करने में कष्ट हो रहा है, समझना। ऑडिटर कह रहा है मुझे ऑडिट करने में कष्ट हो रहा है, तो क्या कष्ट एक सही बहाना है ऑडिट ना करने का? बस इतना सा बात बता। ऑडिटर कह रहा है ऑडिट करने में कष्ट हो रहा है, मेहनत लग रही है। क्या मेहनत लग रही है, कष्ट हो रहा है, ये सही बहाना है ठीक से ऑडिट ना करने का? बस ये बताओ, हाँ या ना। आंसर इज ना। ठीक है, तुम क्या लिखोगे मैं बता ही रहा हूं, ना। तो इन्होंने यही बात बोली, इन्होंने यही बात बोली, क्योंकि ऑडिट में कष्ट हो रहा है ये सही बहाना नहीं है, तो तुमको कष्ट उठाना पड़ेगा। सर कष्ट का क्या मतलब है? कष्ट का मतलब है, दिल्ली वाले जो बच्चे होंगे उनको पता होगा यहां पे डीटीसी की बसेस चलती हैं। जितने भी दिल्ली वाले बच्चे उनको पता होगा डीटीसी की बसेस चलती, जो दिल्ली के बाहर वाले उनको भी पता होगा उनके वहां अपनी बसेस चलती होंगी। सबसे ज्यादा कष्ट कहां होता है? सर इन्हीं डीटीसी की बस में। सर डीटीसी की बस में कष्ट को क्या बोलेंगे? डीटीसी का मतलब है डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट। ऑडिट करने का बड़ा डिफिकल्ट है ऑडिट, तो तुमको कहा किसने था ऑडिट करने के लिए? करना पड़ेगा अब तुमको। बड़ा समय लग रहा है तो लगाओ ना, बड़ी कॉस्ट लग रही है तो लगाओ ना। यानी अगर डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट का बहाना दिया तो ये बहाना नहीं चलेगा, आपको ऑडिट तमीज से करना ही करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपने जो ऑडिट प्रोसीजर करना है उसमें डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट है, तो आप उसको ओमिट नहीं कर सकते। सर एक बात बताओ, अगर इसका ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, अगर इसका ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर इसका ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है तो फिर ठीक है, ओमिट कर लो। बट अगर ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, इस प्रोसीजर का कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, आपने यही प्रोसीजर करना है, तो मेरे दोस्त यू कैन नॉट ओमिट दिस ऑडिट प्रोसीजर। आप इस ऑडिट प्रोसीजर को ओमिट नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात आपने समझनी है। जो डीटीसी है, सर डीटीसी का मतलब है डिफिकल्टी, टाइमिंग एंड कॉस्ट। ये सही बहाना नहीं है। अगर आपको लग रहा है आपको डिफिकल्टी, टाइमिंग एंड कॉस्ट है, तो आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करो। बट ऑल्टरनेट नहीं है, अगर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर नहीं है, तो फिर यू कैन नॉट ओमिट दिस ऑडिट प्रोसीजर। यही बात यहां लिखी है, तो ध्यान से समझना। मैटर ऑफ डीटीसी, डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट। बोलो मेरे साथ, डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस, ये सही बहाना नहीं है टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री, इसकी मुझे एग्जिस्टेंस चेक करनी है। एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? एक्चुअल में इन्वेंट्री वहां पड़ी है, पड़ी है तो किस कंडीशन में पड़ी है मुझे बताओ, मैं ये कैसे चेक करूं? प्लीज बताओ मुझे, थोड़ा सा टाइम दो ना यार मुझे, प्लीज रिक्वेस्ट, बताओ ना। अगर मुझे इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक करनी है, क्या मैं घर बैठे चेक कर सकता हूं? नहीं सर, घर बैठे तो जीतो जैकपॉट केबीसी में। अगर एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक करनी है तो मेरे दोस्त हमको इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। यू नीड टू अटेंड द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। बट फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए आपको कहां है ना, आपको बहुत दूर जाना पड़ रहा है। कहां जाना पड़ रहा है सर? हमको जाना पड़ रहा है पहाड़ों पे, और जिन पहाड़ों पे हम जा रहे हैं वहां पे पहुंचने में, उस एरिया में पहुंचने में 2 दिन लगते हैं। हमको लग रहा है इतना कष्ट कौन उठाएगा? तो एक बात बताओ, कोई और तरीका है क्या? नहीं, कोई और तरीका है ही नहीं। आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना ही पड़ेगा, इसमें आपके पास कोई और चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है। मेहनत है तो जाना पड़ेगा। बच्चा कह रहा है एडवांस अकाउंट की क्लास नहीं, तो फिर तो बैठो चुपचाप, इधर ही बैठो, तुमको एडवांस अकाउंट भी यही पढ़ा देंगे, इधर आओ। जल्दी से समझो, क्या ये बात समझ आई? बात पल्ले पड़ी? हाँ, डीटीसी इज नॉट द राइट बहाना। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है? जैसे जैसे समय बीतता है इंफॉर्मेशन की वैल्यू कम होती जाती है, प्लस देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द कॉस्ट। आपने कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन और कॉस्ट की बैलेंस को मेंटेन करके चलना है। तो ये बेसिक सी बात आप ध्यान में रखेंगे, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, एंड डीटीसी इज नॉट अ वैलिड बहाना। लास्ट पॉइंट आ जाता है, इधर फोकस करना, अदर मैटर्स दैट अफेक्ट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अदर मैटर्स दैट अफेक्ट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ये क्या मैटर्स हैं?
कह रहे 4 ऐसे मैटर्स हैं जहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस का जो दबाव है वो सबसे ज्यादा होता है। क्या मैटर्स है? आरटीपी नवंबर 18 में पूछ रखा है, ध्यान से फोकस करेंगे सारे। इन केस ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट। सारे बच्चे पानी का ना घूंट लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको मजाक मजाक में नहीं कराना चाहता। आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस। ये चारों पॉइंट्स में आपको हर ऐसे में रिलेट करा के चलूंगा। अगर अभी आपने सीख ली है, पूरा ऑडिट में आपको मजा आ जाएगा। सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और हमको बोलो रेडी फॉर अदर मैटर्स चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आप लिखो रेडी फॉर अदर मैटर्स। जैसे ही आ जाएगा रेडी फॉर अदर मैटर, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। आई नीड योर फुल अटेंशन ऑन दीज 4 पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी गुड। अब सारे बच्चे फोकस करना। सबसे पहली जगह जहां पे पहली बात, तो ये टॉपिक क्या कहता है? कह रहे कुछ ऐसे मैटर्स हैं, देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स जहां पे लिमिटेशन है ऑडिटर के ऊपर टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यहां पे आप चीजों को, गलतियों को नहीं पकड़ पाओगे। पहली गलती, सर पहली गलती क्या है? फ्रॉड। फ्रॉड क्या है? सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। सोच के बताना, एक एम्प्लॉय फ्रॉड करेगा तो मैनेजमेंट पकड़ लेगी। क्या ऐसा होता है? हायरार्की यही तो होती है, एम्प्लॉय, मैनेजमेंट और उसके ऊपर टीसीडब्ल्यूजी। ये मैं आपको और समझाऊंगा डिटेल में, अभी तो बस इतना समझो। अगर एम्प्लॉय फ्रॉड करेगा तो ऊपर वाला पकड़ लेगा, बट अगर ऊपर वाला ही फ्रॉड कर रहा है उसको कौन पकड़ेगा? क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? तो कह रहा है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड करेगी तो सीनियर मैनेजमेंट पकड़ लेगी, बट अगर सीनियर मैनेजमेंट ही फ्रॉड करे तो फिर उसको कौन पकड़ेगा? तो यहां पे फ्रॉड पकड़ना मुश्किल काम है। दूसरा, अगर फ्रॉड में एक बंदे का दिमाग लगा हो तो उसको पकड़ना आसान है कंपेयर टू 2 बंदों का दिमाग लगा। सर 2 बंदे जहां पे मिलके फ्रॉड करते हैं, जहां 2 बंदे मिलके फ्रॉड करेंगे उसको हम बोलते हैं कॉल्यूजन। कॉल्यूजन का मतलब है 2 लोग साथ में मिल गए और उन्होंने फ्रॉड किया, तो यहां पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो 2 टाइप्स ऑफ फ्रॉड बताओ जहां पे गलतियां पकड़ना मुश्किल है। सर सीनियर मैनेजमेंट प्लस वेयर एवर 2 और मोर पीपल आर इन्वॉल्व, जिसको हम बोलते हैं कॉल्यूजन। 2 या उससे ज्यादा लोग मिलके फ्रॉड करते हैं। क्या पहली बात समझ आई? क्या पहला पॉइंट याद हुआ? हाँ, फ्रॉड करके हमको पहला पॉइंट याद रखना है कि फ्रॉड के केस में पकड़ना मुश्किल है गलती को। दूसरा पॉइंट, ऑडिट के सब्जेक्ट में जहां जहां फ्रॉड की बात होगी ना, वहां एक चीज की और बात होगी, वो है रिलेटेड पार्टीज। एंड द सेकेंड पॉइंट इज रिगार्डिंग द रिलेटेड पार्टी। मुझे एक बात बताओ, जब तक मैनेजमेंट आपको नहीं बताती हमारी सब्सिडरी कौन है, हमारी एसोसिएट कौन है, हमारी होल्डिंग कौन है, हमारी पेरेंट कौन है, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी कौन है, आपको सपना आएगा क्या कि कौन कौन इनकी रिलेटेड पार्टी है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर, यहां पे भी बहुत ज्यादा स्कोप है गलती होने का। तो सेकेंड पॉइंट इज रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस। किसकी एग्जिस्टेंस? सर एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। इसके रिगार्डिंग आपके पास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। वो कहता है कि जितनी भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स है, ट्रांजैक्शंस है, उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए अलग से इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर वो डिस्क्लोजर नहीं होगा सो इट कैन लीड टू अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि मिसस्टेटमेंट इज ऑल अबाउट ACPD, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो अगर डिस्क्लोजर नहीं है तो वो भी तो मिसस्टेटमेंट है, उसको भी तो गलती ही बोलेंगे। तो याद रखना, फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टी। 2 पॉइंट आपके यहां पे हो गए, ठीक है सर। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट ने किसी लॉ के साथ कंप्लाई नहीं किया, मैनेजमेंट ने किसी लॉ के साथ कंप्लाई नहीं किया, क्या ये पकड़ना आसान काम है? सोच के बताना। देखो मैं रटवा नहीं रहा, लॉजिकली सोचो। आप एक ऑडिटर हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो, बैलेंस शीट देखते हो, पीएनएल देखते हो, उसमें जो जो आइटम आ रहे हैं उनको चेक करना तो आसान है।
बट जो आइटम आ ही नहीं रहे, सपोज मैनेजमेंट ने क्या कर रखा है, चाइल्ड लेबर इंप्लॉय कर रखी है, उस चाइल्ड लेबर को इंप्लॉय करने के चक्कर में मैनेजमेंट के पास नोटिस आ गया डिपार्टमेंट से कि आप चाइल्ड लेबर को इंप्लॉय करते हो, आप पे हम पेनल्टी लगाएंगे। उस पेनल्टी को उन्होंने तमीज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया ही नहीं, उन्होंने अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया। क्या ये पकड़ना आसान काम है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इज इट इजी टू डिटेक्ट इट? नहीं, बड़ी कठिनाई है। तो यहां पे भी इनहेरेंट लिमिटेशन टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ जाती है। नॉन कंप्लायंस को पकड़ना बहुत टफ काम है, तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। एंड लास्ट पॉइंट इज इवेंट्स और कंडीशन, फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन। अभी नहीं है, आगे हो सकते हैं, अभी नहीं है, आगे हो सकते हैं। फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस दैट मे कॉज द एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, जो एंटिटी की रेस में बाधा डाल सकते हैं, एंटिटी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, एंटिटी को बंद करवा सकते हैं, उसके बारे में हमको क्या पता? हम कोई एस्ट्रोलॉजर थोड़ी है, हम कोई एस्ट्रोलॉजर थोड़ी है जो पता लगाए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अगर फ्यूचर में कोई इवेंट और कंडीशन होती है जो एंटिटी को बंद करवा देती है, तो उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो यही बात आपने ध्यान में रखनी है कि यही चार बातें हैं जहां पे इनहेरेंट लिमिटेशन सबसे ज्यादा है। तो इनको याद करने का मैं आपको एक बहुत ही देसी नुस्खा बताता हूं, ध्यान से समझना। 4 पॉइंट ही याद रखने हैं, ठीक है सर। पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहले फ्रॉड। ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। जल्दी से बताओ फ्रॉड किसके साथ? कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स, जल्दी से बताओ फ्रॉड किसके साथ? अकेले अकेले या किसी के साथ? सर किसी के साथ, किसी के साथ, यानी रिलेटेड पार्टीज। वेरी वेरी गुड, रिलेटेड पार्टीज के साथ फ्रॉड। अगर आपने रिलेटेड पार्टीज के साथ फ्रॉड किया तो आपने लॉ एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई किया या नॉन कंप्लाई किया? सर नॉन कंप्लाई किया। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। एंड जब आप लॉज एंड रेगुलेशन की इज्जत नहीं करेंगे, आप पे क्या लगेगी? सर भारी भारी प्यारी प्यारी पेनल्टी। और जब आप पे भारी भारी पेनल्टी लगेगी तो आपकी एंटिटी की बैंड बच जाएगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। फिर आपके गोइंग कंसर्न पे सवाल उठाए जाएंगे। क्या ये फ्लो क्लियर है? अगर ये फ्लो क्लियर है, फटाफट इसको एक बार रीड करो, आंखें बंद करके बस ये 4 पॉइंट्स को रिकॉल कर लो। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। क्विकली राइट डाउन द फ्लो एंड एक बार इसको रिकॉल करके चैट बॉक्स में लिखो डी डी डी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टी विच लीड्स टू नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन लीडिंग टू सच हाई पेनल्टी विच अफेक्ट्स योर गोइंग कंसर्न। Awesome. डन बॉस। चलो अभी के लिए बस इतना ही, यही पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए थे। आखिरी में एक सवाल है, वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। एक छोटा सा एग्जांपल है, रीड कर लेते हैं। They have successfully carried out the audit of Shree Garments. After completion, there was found a material misstatement due to fraud, which was not noticed and reported by the auditor. Management alleges this is a failure on the part of auditor. Comment. तो वो क्या कहता है कि फ्रॉड पकड़ा गया, तो क्या इसमें ऑडिटर की गलती है? तो आप इसमें दो बात बोलोगे, सर ऑडिटर की गलती नहीं है। क्यों? अगर उसने अपना काम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया है तो कहीं ना कहीं देयर इज अ इनहेरेंट लिमिटेशन कि वो अपना काम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करे, फिर भी कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह जाए, क्योंकि फ्रॉड में इनहेरेंट लिमिटेशन का दबाव ज्यादा है। तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट हमेशा एक रिस्क रहेगी। सर क्या रिस्क रहेगी? कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो, भले ही उसने अपना काम पूरी शिद्दत से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया। सब्सिक्वेंटली अगर कोई गलती मिलती है, सो इट डज नॉट इंडिकेट द फेलियर ऑफ ऑडिट। बस एक बात और याद रखना
इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेटिस्फाइड हो जाएं विद लेस देन परसुएसिव एविडेंस। सर लेस देन परसुएसिव एविडेंस यानी आप बिना ऑडिट एविडेंस के सेटिस्फाई नहीं हो सकते, ऑडिट एविडेंस तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना आपके पास क्या सबूत रहेगा कि वो आइटम ठीक है। तो यू शुड हैव अ गुड परसुएसिव एविडेंस। तो यही बात आपने ध्यान में रखनी है, डू रीड इट, इसको अच्छे से कर लेना। तो आज के लिए इतना काफी है। एक बार इधर आ जाओ, क्या क्या पढ़ा है आज, बस एक बार उसको क्विकली समराइज कर लेते हैं, ठीक है सर। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया मीनिंग ऑफ ऑडिट के साथ, ठीक है, फटाफट इधर इधर 2 मिनट में पूरी क्लास को हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ ऑडिट के साथ स्टार्ट किया। सर मीनिंग ऑफ ऑडिट क्या है? मीनिंग ऑफ ऑडिट यही कहता है कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर किसकी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी। फर्क नहीं पड़ता ये बड़ी एंटिटी है, छोटी, क्या 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 पॉइंट्स थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। क्यों कर रहे हैं सर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। क्या यही बात हमने की थी? हाँ सर, समराइज कर रहे हैं, बस छोटा सा समरी बना लेंगे, क्योंकि फिर आपको लगेगा ना 3 घंटे में इतना ज्ञान दे दिया, इसको याद कैसे रखेंगे, ये समरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, फिर मैंने बोला सर क्या था ऑडिट? इट वॉज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो यहीं से आपका नेक्स्ट पार्ट आ गया जो आज हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंस में हमें क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, बस रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे और कुछ नहीं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी कोई प्रोफेशनल, सर कोई प्रोफेशनल का क्या मतलब था? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, नॉट डू एनीथिंग विच ब्रिंग्स अ डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन। अब इन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर क्या आ जाते हैं? थ्रेड्स। इन्हीं के ऊपर आ गए थ्रेड्स, थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस। क्या थे थ्रेड्स? साफी, जो हमारे बॉडी के थ्रेड्स को भगाए। साफी का क्या मतलब था? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स, एडवोकेसी थ्रेड्स, फेमिलियरिटी थ्रेड्स, एंड इंटिमिडेशन थ्रेड्स। इन सारे थ्रेड्स को आपने ऊपर ऊपर से याद रखना है, प्लस इनके जो भी एग्जाम्पल्स हैं दैट यू नीड टू लर्न। इन एग्जाम्पल्स को प्लीज एक बार अच्छे से रिवाइज और रिकॉल जरूर करना। सिमिलरली ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे, इनके पॉइंट्स को आपने बस रीड करना है। इनके जो भी पॉइंट्स नीचे लिखे हुए थे उनको बस आप रीड करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन आपको याद रहेगी। ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब हमने कहा थ्रेट है तो क्या हो गया, इसके हमने सेफगार्ड्स भी डिस्कस किए थे। सेफगार्ड्स वाला पॉइंट बड़ा सिंपल था, कुछ भी नहीं था। कहता कि इंडिपेंडेंस मेंटेन करो, अच्छी बात है। इसमें आपका इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए चाबी चाहिए। याद है चाबी क्या थी? की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या थे? अयो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। कल हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की ज्ञान की वर्षा लेंगे कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है। अब आता है सवाल, सेफगार्ड्स भी हो गए, देन वी मूव टू एसए 200। overall objectives of independent auditor and conduct of audit in accordance with standards on auditing. What was the overall objective? To obtain a reasonable assurance that the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or due to error. जब आपको ये रीजनेबल अश्योरेंस मिल गई तो आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे
कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। ठीक है, जब आपने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर लिया तो सेकंड पॉइंट में आप अपनी रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन भी करके चलोगे। इसके नीचे एक पैराग्राफ दे रखा है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ लेंगे इसको। अब सवाल यह था रीजनेबल एश्योरेंस क्यों, तो इसका जवाब भी मैंने आपको दिया, ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, जिसमें हमारे पास 4 इनहेरेंट लिमिटेशंस हमने डिस्कस करी। सर 4 इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या थी? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, timeliness and balance need to be maintained between the benefit and cost, and last point is other matters, जिसमें हमने 4 मैटर्स की बात करी। फ्रॉड, इसके साथ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड डिस्क्लोजर्स, दिस इज द नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, एंड लास्ट पॉइंट इज आपके गोइंग कंसर्न की बैंड बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमारा पूरा का पूरा क्लास को हमने अब समराइज कर दिया, एक पेज में पूरी की पूरी क्लास समराइज होगी। क्या बात है, तो इतना सही तो पढ़ा है यार, तुम टेंशन लेते रहते हो। ज्यादा कुछ पढ़ाया मैंने, बट हाँ टाइम दिया तो कंफर्ट आया, यही है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क में आपने कुछ मेहनत नहीं करनी, जो मैंने आपको आज टॉपिक्स पढ़ाए हैं यू जस्ट नीड टू रिवाइज एंड रिकॉल, इनको आप एकदम बढ़िया तरीके से रिवाइज और रिकॉल कर लो। मेरी बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, अपना एक ऑडिट पार्टनर ढूंढ लो। सर ऑडिट पार्टनर का क्या मतलब है? ऑडिट पार्टनर का मतलब है ऐसा आपका कोई दोस्त जो आपके साथ ऑडिट पढ़े, ताकि जो भी चीज हम सुबह सुबह क्लास में डिस्कस करें शाम को आप उसके साथ रिवाइज कर लो, शाम को आप उसके साथ रिवाइज कर लो, तो इससे आपका सिंक बन जाएगा, आप दोनों साथ में पढ़ेंगे, साथ में टेस्ट देंगे और साथ में ऑडिट के रॉक स्टार्स बन जाएंगे। So that's all for today दोस्तों, आज के लिए बस इतना काफी है। जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना, कल हम जो सुबह क्लास में मिलेंगे तो वापस एक बार फिर रिवाइज करेंगे ताकि ये सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, हम है राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। हैव एन ऑसम डे अहेड।